बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पादप जगत के बारे में, तो पादप जगत में हम लोगों ने देखा कि जो पादप हमें खाद्य तेल दे रहे हैं, जो अखाद्य तेल दे रहे हैं, उसी के साथ में जो वाष्पीकृत होने वाले तेल हैं, अवाष्पीकृत तेल हैं, उनके बारे में हम लोग वर्गीकरण है वो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसी के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था शुष्कन, अर्ध शुष्कन और जो अशुष्कन वाले जो तेल थे उनके बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके। अब जो हमें बात करनी है, तो आप लोगों को यदि 11th क्लास का कुछ सिलेबस याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर में जहां आपको पुष्पीय चित्र देखने के लिए मिले थे, जहां पे आपने फ्लोरल डायग्राम देखे थे, पुष्प सूत्र लिखे थे। तो वहां पे था कि कोई भी फैमिली है, मतलब जो 4 फैमिली थी, उन फैमिली में आपको क्या करना था, उसके कायिक लक्षण लिखने थे, उनके पुष्पीय लक्षण लिखने थे, उनकी इंपॉर्टेंस लिखनी थी और इंपॉर्टेंस लिखने के साथ में उसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल सूत्र लिखना था, जो फॉर्मूला लिखना था। तो उन सब के स्टडी करने के बाद में आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें यदि याद है तो आपको ये चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तेल उत्पादक पादपों के बारे में। तो यहाँ पे आपको बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग 4 प्रकार के तेलीय पादप के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है सरसों, फिर है मूंगफली, फिर नारियल, फिर अरंडी। जो ये 4 तेल हैं, इन 4 तेल में 3 तेल है वो खाद्य रहेंगे और एक तेल है कैस्टर ऑयल, वो अखाद्य के रूप में हमें पढ़ना है। इनका सबका अपना अपना एक महत्व रहेगा, उस महत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे 2 टॉपिक लिख रखे हैं, सरसों और मूंगफली, और हमारे पेज वाइज ये बहुत लंबी सी चीज़ है कि लंबे से 2-3 पेज पलटने के बाद में ये थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी जो थ्योरी है वो आपकी 11th स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बेस पे आपके 12th के लेवल पे ये टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं बताने वाली हूँ। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आपको इसी टाइप से एक टेबल बनानी ही पड़ेगी। उस टेबल में आप लोगों को इस टाइप से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, और हेडिंग लगाने के बाद में हम लोग इनके बारे में स्टडी कर लेंगे, जो चारों के चारों हमारे प्लान्स है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है नाम और वैज्ञानिक नाम। जिस भी पादप का हम लोग बोलते हैं कि वानस्पतिक नाम होगा, ठीक है, तो वानस्पतिक नाम आपको लिखने के लिए आप लोगों ने द्विनाम पद्धति पढ़ रखी है 11th क्लास में, जिसमें आप लोग देखते थे कि वानस्पतिक नाम है वो सारे के सारे लैटिन वर्ड्स में लिखे जाते थे। लैटिन वर्ड्स में लिखने का रीजन ये है कि लैटिन वर्ड है वो एक डेड लैंग्वेज है, कहीं पर्टिकुलर नहीं बोली जाती। हम किसी का भी वैज्ञानिक नाम है वो बोल दें तो उसके बाद में लड़ाई होने के चांसेस है वो एकदम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो वंश और जाति, उन दोनों का नाम लिखा जाता है द्विनाम पद्धति में। त्रिनाम पद्धति में होगा उसमें वेराइटी और ऐड कर दी जाएगी, तो हमें यहाँ पे वेराइटी ऐड नहीं करेंगे, हम लोग वंश और जाति का नाम लिख के चलेंगे। उनको लिखते टाइम हल्का सा तिरछा लिखते हैं, ये भी आपको रूल पता है, और उनको सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में होता है तो इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन आप लोगों के मात्रा में इस टाइप से कोई नहीं होता कि बड़ी मात्रा लगानी होगी या छोटी मात्रा लगानी होगी, ठीक है। तो आप लोग इनको अंडरलाइन तो अलग अलग कर लीजिए, बाकी है कि आप लोग नाम सीधा याद रख सकते हैं। तो वैज्ञानिक नाम लिखना पड़ेगा। फिर जो पादप जिस कुल में आता है, मतलब उसकी फैमिली क्या है, उस फैमिली के बारे में। फिर जो पादप आया कहाँ से, मतलब कौन से देश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो उस उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसमें उपयोगी भाग। हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका उपयोग तेल निकालने के लिए किया जा रहा है, तो तेल कौन से भाग से निकाला जा रहा है वो उसका क्या होगा, उपयोगी भाग होगा। उसके बाद में उन्नत किस्में और प्रकृति, उसकी तेल ये प्रकृति कैसी है, प्रकृति के आधार पर जो हमने शुष्कन, अर्ध शुष्कन ये पढ़े थे, ये क्या थी, तेल की प्रकृति थी। उसके बाद में हमें उन्नत किस्में कि भाई ये कौन सी उन्नत किस्में यहाँ पाई जाती है, किस्मों के बारे में जो मैंने गेहूं के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज भी देखनी है। उसके अलावा मैंने लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में से मैंने पैराग्राफ में वो लाइन्स उठाई है जिन लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं महत्वपूर्ण तथ्य में लिखूंगी। बाकी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कोई 2 आर्थिक महत्व बता दो, तो 2 आर्थिक महत्व की जगह मैंने 4 लिखे हैं। मोस्टली आपके बुक्स में वो 8 से 10 दे रखे हैं, तो आपको यदि वो याद नहीं होते तो आप इतने याद करेंगे तो सफिशिएंट है। एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा, और 2 नंबर से आपसे, मतलब 1 नंबर से डायरेक्ट पूछ ले कि भाई 2 लक्षण लिखो, तो भी आप लोग इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सरसों के बारे में। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो करंट में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा खेतों में जो एक पीली चादर सी बिछी हुई है, वो पीली चादर किसकी है,
सरसों की है। यहाँ पे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है, आप येलो कपड़े पहन के उन खेतों में जाके फोटो सेशन कीजिए, आपको बहुत शानदार फोटोज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरसों है, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका नेपस, आपको याद करना है ब्रेसिका नेपस। फिर इसकी फैमिली याद करनी है तो इसकी फैमिली होती है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका याद किया तो ब्रेसिकेसी भी याद हो जाएगा, और ब्रेसिकेसी फैमिली को ही क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, क्या उत्पत्ति कहाँ हो रखी है, कौन से देश से ये आए थे, तो कौन से देश से आए थे, ये एशिया महाद्वीप से आए थे। तो एशिया में भी जो यहाँ पे एशिया के कुछ रीजन हो गए, मध्य एशिया वगैरह, तो वहां से आप नॉर्मली एशिया ध्यान में रखेंगे तो सफिशिएंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत का स्थान कितना है, जो सरसों का उत्पादन है उस सरसों के उत्पादन में भारत है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। भारत वैसे सब जगह नंबर 1 है, यहाँ पे भी हम नंबर 1 पढ़ेंगे, यहाँ पे भी नंबर 1 है। और भारत के अंदर भी कहाँ पे सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश और हमारा राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उपयोगी भाग है, तो उपयोगी भाग हो गए कि जो बीज के अंदर पाए जाने वाले बीज पत्र होते हैं उनको पीस के कुचल के क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, और निकालने के लिए यूज क्या करते हैं, घानी, ठीक है। जो ऑयल मिल्स होती है उनको घानी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फसल की बात करें तो ये कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है, ठीक है। और रबी की फसल आपको ध्यान में है ही अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है, बहुत जल्दी ही बसंत पंचमी के बाद में है ये कटने लग जाएगी, तो उससे पहले अपना फोटोशूट है वो कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों और प्रकृति के बारे में। तो उन्नत किस्में हैं वो यहाँ पे आपको राजस्थान की दे रखी है, और राजस्थान में मोस्टली क्या होता है, जो नाम होते हैं लड़कियों के वो थोड़े से अलग होते हैं बाकी जगहों से। तो यहाँ पे देखो पूसा कल्याणी, वर्णा और दुर्गामणि, ये सारे के सारे नाम मोस्टली राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो फसलों के नाम हैं, जो वेराइटीज है उनके भी नाम इन्हीं पे रख देते हैं कि भाई दुर्गा बेटी ने बहुत सारा काम किया, दुर्गा बेटी ने बहुत सारी सरसों निकाली, तो भाई इस किस्म का नाम ही क्या रख देते हैं, दुर्गा मणि, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पूषा कल्याणी, RS30, वरुणा और दुर्गा मणि, ये 4 वेराइटीज इसकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको बात करते हैं प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति कैसी रहेगी, तो इसकी प्रकृति है वो अशुष्कन तेल है, मतलब इसको कितना ही खुला छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनकी कुछ वेराइटीज है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको खुला रखने पर उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ जातियां वो अर्ध शुष्कन प्रकृति की भी है, ज्यादा से ज्यादा होगी वो शुष्क, जो अशुष्कन है उस प्रकृति की रहने वाली है। तो आप लोगों को ये प्रकृति इसकी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर एकदम डार्क सा सुनहरा पीला रंग होगा, तो वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आपको ध्यान में है, देखा हुआ है आप लोगों ने सरसों के तेल को, जो सुनहरा सा कलर होता है। फिर यहाँ आप लोगों ने जो तेल की बोतल खोली है तो उसमें से तीखी गंध आती है, जैसे हम प्याज काटते हैं तो आंखों में पानी आने लग जाता है, उसी तरह से सरसों की बोतल खोलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, तीखी सी गंध आती है जो हमारे आंखों में भी जलन करती है। तो ये क्या होती है, सल्फर युक्त एलिल आइसोथायोसाइनेट। फेमस क्वेश्चन है सरसों का, सरसों से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सरसों में पाई जाने वाली तीखी गंध है वो किसके कारण होती है, तो वो किसके कारण होगी, यहाँ पे वो होगी एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें वसीय अम्ल कौन सा पाया जाएगा, इरुसिक अम्ल, ये आप सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये एक वसीय तेल है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। तो आर्थिक महत्व में मैंने आपको कहा ही कि हम 3 तेल है वो खाद्य तेल पढ़ने वाले हैं और एक है वो अखाद्य तेल के रूप में पढ़ने वाले हैं। आपसे सीधा सा पूछा जाए ना कि आप 2 आर्थिक महत्व बताओ तेलीय पादप के, तो यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो आप सीधे सीधे 2 लिख सकते हो कि भाई जो तेल है तो तेलीय पादप है वो खाद्य और अखाद्य, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि तेलीय पादप जो होता है उसका तेल निकालने के बाद में, मतलब उसकी जो पत्तियां वगैरह जो भी यूज होने वाला मटेरियल है उसको यूज करने के बाद में उसका जितना भी भूसा बचता है उससे खल बनाई जाती है। खल आपको सबको ध्यान में है, जो गाय और भैंसों को दी जाती है, जिसको कैटल्स केक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो सबसे प्रमुख काम है, इसका जो सबसे आर्थिक महत्व है वो क्या है, खाद्य तेल के रूप में। क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं वो सरसों के तेल में ही पकाई जाती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है। उसके बाद हम बात करें मालिश और केश तेल के रूप में, मतलब जो हमारे हेयर ऑयल हो गया और जो मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो उसमें भी सरसों का तेल है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपका सर दर्द हो रहा है
या आपके पाँव दर्द हो रहे हैं तो आप अच्छे से उसको पैन बाम की तरह आप उसको ऑयल को लगा के सोएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। मतलब ये गर्मी उत्पन्न करने वाला तेल होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। दीपक जलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो शनि महाराज के जाते हैं उस समय लेके जाते हैं ना सरसों के तेल की बोतल, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से बहुत सारे आर्थिक महत्व है, वो हमारी दैनिक जीवन में हमारे आसपास ही होते हैं, हमें बस उन्हें एक जगह लिखना है। उसके बाद हम बात करें पशुओं के लिए खल, मैं आपको बता ही चुकी हूँ उसके लिए। फिर हम बात करें इसकी पत्तियां क्या यूज आती है। इसकी पत्तियां आती है सब्जी बनाने में, बोला जाता है ना सरसों का साग मक्की दी रोटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंजाब साइड में ज्यादा खाया जाता है, तो आप लोगों को सब्जियां ध्यान में रखनी है। बाकी इसके जो दाने हैं, जो सरसों के दाने होंगे वो आप लोगों ने देखा होगा वो राई के जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अचार में सरसों के दाने यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली है, ये गरीबों का बादाम कहलाता है। मूंगफली को हम चीनी बादाम के नाम से भी जानते हैं, और चीनी बादाम के साथ में जो मूंगफली है सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली, या हम बोले टाइम पास के लिए हम लोग मूंगफली लेके बैठ जाते हैं। प्रोटीन भी इसमें रिच मात्रा में पाई जाती है, तो प्रोटीन के लिए भी यहाँ पे ये मूंगफली यूज होती है। तो मूंगफली है, तो मूंगफली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा, एरिकिस हाइपोजिया। वही अंडरलाइन लिख के, वही आप लोगों को जो पहले वाला रूल बताया वही फॉलो करते हुए इसका नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में हम बात करें इसकी फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली होगी फैबेसी फैमिली। जो लेग्यूमिनेसी पादप आप लोगों ने सुने हैं जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए, तो वो क्या होते हैं, यही इन्हीं मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली है, वो हम लोग चाहे तो आप लेग्यूमिनेसी प्लांट याद करो और चाहे आप लोग यहाँ फैबेसी याद करो, एक ही बात है। फिर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से ये कहाँ पे सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी इसकी, ब्राजील नाम की जगह, ब्राजील। तो आप लोगों ने गाना तो सुना ही होगा वो, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि भारत में इसका वापस फर्स्ट रैंक है। और भारत में उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो भारत में उत्पादन होता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप चाहे जितना नाम याद करना चाहे कर सकते हैं इफ आपको मैप याद है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, 3 नाम बहुत है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये रबी की फसल थी और ये क्या है, खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल होने के कारण ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में उपयोगी भाग, तो इसका भी उपयोगी भाग है वो बीज है। मैंने कहा ये सारे के सारे तेल है वो घिसाई पिसाई से निकलने वाले हैं, तो यहाँ पे बीज आपको ध्यान में रखना है। 1 पौंड मूंगफली है, उससे कितनी एनर्जी मिलती है, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2700 कैलोरी एनर्जी है वो 1 पौंड मूंगफली से मिलती है। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ की इसकी प्रकृति की बात करते हैं, तेलीय प्रकृति की। तो इसके तेल की प्रकृति है वो अशुष्कन प्रकार की है, मतलब कि ये जमता नहीं है। और किसी को मूंगफली का तेल देखना है तो उठ के जाओ किचन में देख के आ जाओ। जो किचन में तेल यूज किया जाता है वो मोस्टली मूंगफली का ही होता है। यदि सरसों का यूज करते हैं घर वाले तो उनसे पूछ लेना कि सरसों का है मूंगफली का है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं भी हो जाती हूँ बहुत बार, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी होगी, तो उन्नत किस्में होगी चंद्रा, गिरनार। वही गिरनार बेटा तूने मूंगफली ज्यादा निकाल ली, तो यहाँ पे चंद्रा, गिरनार, AK 47 नहीं, AK 12 और 24 और RS फर्स्ट। तो ये आपको यहाँ पे किस्मों के रूप में याद रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर। तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ क्या है कि वसीय तेल इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको याद करना है। ऑलिक अम्ल 56% पाया जाता है। उसके अलावा भी दे रखे हैं, आपको याद करने की कैपेसिटी हो तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें निर्यातक देश, सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है मूंगफली का, नाइजीरिया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और सबसे बड़ा आयातक देश है वो कौन सा है, वो है फ्रांस। ब्राजील याद रखना है, भारत आपको याद है, नाइजीरिया और फ्रांस भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इसमें और क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन तो हम पढ़ चुके कि इसमें प्रोटीन है और एनर्जी है वो खूब मात्रा में। उसके अलावा यहाँ क्या क्या पाया जा रहा है, उसके अलावा फॉस्फोरस है यहाँ पे और विटामिन भी प्रेजेंट। और विटामिन कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट है, राइबोफ्लेविन, थायमिन और नियासिन। तो आप लोगों को जो आंसर करना है मेरे को ये करना है कि राइबोफ्लेविन और ये सारी जो मैंने विटामिन बताए हैं आपको, इनका नाम, जैसे हम लोग विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C पढ़ते हैं तो उस टाइम से नाम इनका क्या है वो मेरे को आप कमेंट में आंसर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। तो इसका जो आर्थिक महत्व होता है वो आर्थिक महत्व होता है खाद्य तेल के रूप में। हम बोल रहे हैं किचन में पाए जाने वाला है तो खाद्य तेल तो होगा। खाद्य तेल के साथ में उत्तम पशु आहार,
मतलब कि यहाँ पे भी जो खल बन रही है वो तेलीय पदार्थ से ही बन रही है, तेलीय पदार्थ से ही बन रही है। तो उत्तम मतलब पशु आहार इसको बोला जाता है। मतलब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो उत्तम प्रकार की जो खली होती है उसको मनुष्य भी यूज करते हैं, खल को, ठीक है, प्रोटीन गेनर के फॉर्म में। उसके बाद में हम बात करते हैं तेल। तो इसका जो तेल है उसे वनस्पति घी बनाया जाता है, जैसे डालडा घी वगैरह बोलते हैं ना, जो वनस्पति घी होते हैं, ठीक है, तो तेल भी इससे बनाया जाता है। उसके बाद साबुन और स्नेह के फॉर्म में भी, मतलब साबुन बना लिया, कॉस्मेटिक सामान बना लिया, क्रीम वगैरह, तो उसके लिए भी तेलीय पदार्थों का यूज किया जाता है। उसके बाद में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है यहाँ मूंगफली से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो चीनी बादाम पूछ लेते हैं कि चीनी बादाम क्या है, तो आपको बता ही दिया। उसके अलावा यहाँ पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक नंबर के, वो मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चल रही हूँ, आप लोग इन चीज़ों को स्टार मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ये है, जैसे मैंने आपको रेशे वाले पादप भी पढ़ाए, तेलीय पादप भी पढ़ाए, औषधीय पादप पढ़ाए और मसाले वाले पादप भी पढ़ाए, ठीक है, नाम आप लोगों ने सबने सुन लिए। उसके बाद में मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछूं कि आर्डिल नामक रेशा है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप लोगों का दिमाग एकदम से क्लिक करेगा कि रेशे वाले पादप कौन कौन से पढ़ाए थे मैम ने, कॉटन पढ़ाया था, मूंज पढ़ाया था, सन पढ़ाया था। तो इस तरह से क्या आप लोग सोचने लग जाएंगे रेशे वाले पादपों में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपसे को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि जो आर्डिल नामक रेशा है वो किससे मिलता है, वो मिलता है मूंगफली की प्रोटीन से। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो स्टार मार्क करके लिख लेना है कि आर्डिल नामक रेशा है, कृत्रिम रेशा होता है ये, और मिलता है किससे, मूंगफली से। उसके बाद में ध्यान में रखना है मार्गरीन एक कृत्रिम बटर है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज आर्डिल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे 2 तेल है वो आपको करवा चुकी, 2 तेल हम लोग निकाल चुके, मतलब सरसों का निकाल चुके और मूंगफली का निकाल चुके। किसी को भूख लग रही हो तो आप जाके खाना खा सकते हो आराम से, किचन में आपको ये दोनों ऑयल है वो प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब कर लीजिए, इनके नोट्स लिख लीजिए, नोट्स लिखने के बाद में इनको लर्न कर लीजिए। देन मैं आपको जो नेक्स्ट 2 ऑयल और रहे हैं हमारे नारियल का तेल और अंडी का तेल, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो ये आप लोग है ना अपने नोट्स हैं वो उतार लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।